मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैं इस कार को लेके भागने वाला हूँ। एंड सिमिलरली 40 से ही मैनुअल मोड में मैं ट्राई करता हूँ। ये मैंने डाउन शिफ्ट किया, ये एक और डाउन शिफ्ट किया M2 में, M3 एंड 100 एंड जस्ट लुक एट द नोट। ये मैंने D में शिफ्ट कर दिया इसको। व्यूअर्स, 2024 में बहुत कम कार्स हैं जिनको मैं परफेक्ट की कैटेगरी में रख सकता हूँ। उसमें से एक ये है स्कोडा कोडियक, बट आज मेरे पास जो है वो है 2018 मॉडल TDI। तो आप सोचोगे TDI का मैं रिव्यू क्यों कर रहा हूँ? द बेसिक रीज़न इज़, चाहे ये TSI हो गया है अभी 2.0, बट जो शेप है, जो प्लेटफॉर्म है, जो फीचर्स भी हैं ऑलमोस्ट दे आर काइंड ऑफ सेम व्हाट यू आर गेटिंग टुडे। एंड ये कार मुझे याद दिलाती है ऑस्ट्रेलिया की एक प्लेयर मिच मार्श की। वो भी देखने में कोई ज़्यादा खतरनाक नहीं लगता, बट 2021 में उसने UAE की पिचेस में ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताया। सिमिलरली दिस कार, ये देखने में तो हो सकता है आपको फॉर्च्यूनर के जैसे, क्लॉस्टर जैसे बहुत बड़ी, इन पर्सन बहुत खतरनाक टाइप ना लगे SUV, बट एक्चुअल में एज अ 7 सीटर फैमिली कार ये कहीं ज़्यादा अकॉम्प्लिश्ड है, कहीं ज़्यादा इसमें कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर्स हैं। तो आज इसको चला के देखेंगे, 0 to 100 भी ट्राई करेंगे और कुछ जो हिडन फीचर्स हैं उसके भी डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इंस्टेंटली जब आप कार में बैठते हो ना, तो आपको रियलाइज़ होता है कि जितनी बाहर से ये लंबी चौड़ी लगती है ना, अंदर से बैठ के आपको वैसा महसूस नहीं होता। भी मैंने बहुत टाइट जगह पे ये गाड़ी यू टर्न जो है वो लिया है, बट इट वाज एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। एंड आई हैव टू से कि जो ये मेरे पास सीट एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स हैं, दे आर वेरी इजी टू यूज़। जो TDI इंजन है जो कि अभी ट्यून किया गया है, उसके फर्स्ट गियर में हल्की सी जर्की लगती है। वो मेरे T-Roc में भी है 1.5 में। DSG का मुझे लगता है ये करेक्टरिस्टिक है कि पहले गियर में जब ये थोड़ा सा कंफ्यूज रहती है फर्स्ट एंड सेकंड में, बट अभी ये जैसे 30+ हुई है तो D3 में है, फिर D2 में आ गई। तो अभी मैं इसको गिल विलेज में चला के देख रहा हूँ, जस्ट टू गेट अ फील के टाइट स्पेसेस में ये कैसे महसूस होती है। एंड ड्राइविंग तो बहुत ईजी है, बिकॉज जो ग्लास एरिया है इट इज़ एक्सट्रीमली गुड। हालांकि मिडल सीट में मुझे पैसेंजर्स ने बोला है, छोटी हाइट वालों ने, कि जो ग्लास एरिया की हाइट है वो थोड़ी सी कम है। वो प्रॉब्लम मेरी T-Roc में भी है। अर्टिगा, इनोवा में ये प्रॉब्लम मुझे नहीं लगी, या उन कस्टमर्स को, क्योंकि जो डिज़ाइन है ना विंडोज़ का, वो ऐसे जाते पीछे तक थोड़ी सी उसकी हाइट में कमी हो जाती है। डिज़ाइन ही वैसा है। तो मुझे तो महसूस नहीं हुआ, बट जिनको हुआ है वी शुड टेक दियर फीडबैक इनटू कंसिडरेशन। बट आई हैव टू से कि एज अ ड्राइवर मुझे बिल्कुल ग्लास एरिया का कोई महसूस नहीं होता। वैसे कि थोड़ी कमी है, जो साइड मिरर्स हैं हीटेड हैं, ऑटो फोल्ड की ऑप्शन यहाँ से भी है, एंड द हाइट, द विड्थ, इट इज़ एक्सट्रीमली गुड। कार के हिसाब से आपको विजिबिलिटी ज़बरदस्त रहती है दोनों तरफ। स्टीयरिंग व्हील्स हमेशा ही जो VAG कार्स हैं, वॉक्सवैगन ऑडी ग्रुप की, जिस ग्रुप में स्कोडा की कार्स भी आती हैं, वो उनकी स्ट्रेंथ रही है। इतने प्रिसाइज स्टीयरिंग हैं इनके, और ये मुझे तभी रियलाइज़ हुआ कि प्रिसीजन का क्या मतलब है जब मैंने मल्टीपल ब्रांड्स की कार चलाई हैं, जिसमें Hyundai, टाटा। नो डाउट, देखिए स्टीयरिंग जब आप इधर करोगे गाड़ी इधर होगी, इधर करोगे गाड़ी इधर होगी। प्रिसीजन का मतलब है कि हल्का सा भी 1-2 mm का भी नोट अगर आप इसको देते हो, नोट आ वाला नोट नहीं, आ वाला फीडबैक, तो गाड़ी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। एंड जब गाड़ी गड्ढों में है, स्टीयरिंग लाइट होना चाहिए। जैसे ही 40, 50, 60 तक जाती है, उसके ऊपर जाती है, तो स्टीयरिंग को थोड़ा हैवी होना चाहिए आपको बेटर कंट्रोल देने के लिए। वो चीज़ फीडबैक जो है वो वॉक्सवैगन, स्कोडा की कार्स में बहुत अच्छे से प्रदान की जाती है। सिमिलर इज़ द केस विद दिस कोडियक। और 2018 के, क्योंकि ये 2018 की है, तो तब के ज़माने में क्वालिटी थोड़ी सी और बेहतर थी। अब स्टीयरिंग जो है थोड़े से लाइट कर दिए गए हैं। हैवी कार है 1800 kgs के आसपास, आई थिंक 1826 के आसपास, बट स्टीयरिंग बहुत ही ईजी टू यूज़ है। फील्स वेरी गुड ऑल्सो, क्योंकि जो बनावट है बहुत बढ़िया है। 3 स्पोक विद क्रूज कंट्रोल ऑन द राइट साइड, लेफ्ट साइड में इंफोटेनमेंट, जो म्यूज़िक के कंट्रोल्स वगैरह हैं, तो बहुत ही ईजी है। और अभी जैसे मैं बहुत नैरो लेन्स से गुजर रहा हूँ गिल पिंड की, तो कोई मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आई शुड बी एक्सट्रीमली वॉचफुल। बहुत ही ईजी टू यूज़ है। बम्प्स में जो सस्पेंशन की आवाज़ है वो अंदर आती है। कंफर्ट ज़बरदस्त है, बट बम्प्स महसूस होते हैं। ये सरप्राइजिंगली, मैं टाटा पंच अभी चला रहा हूँ EV कुछ दिनों से, उसके बम्प्स के अंदर आवाज़ नहीं आती। आई डोंट नो, इज़ इट टायर प्रोफाइल, इज़ इट हाउ द सस्पेंशन इज ट्यून्ड, बट इसकी सस्पेंशन बैलेंस से थोड़ी सी ऊपर है, थोड़ी सी स्टिफर है। हालांकि मल्टी लिंक होने के कारण कंफर्ट ज़बरदस्त है।
बट आवाज़ हल्की सी जो होती है ना, ठक, वो चीज़ हल्की हल्की महसूस आपको होती है। बट जब ज़बरदस्त गड्ढे हैं, गड्ढों वाली सड़क है, उसमें आप ग्लाइड करके जा सकते हो, आवाज़ ज़रूर आएगी, बट ऐसा नहीं है कि आप ऐसे 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 इधर उधर बज रहे हो, ऐसा कोई बात नहीं है। और ना ही ये चीज़ रियर पैसेंजर्स जो हैं उनको ऐसा महसूस होगा, बिकॉज नाभा जब मैं गया था वो हाईवे थोड़ा सा टूटा हुआ था, तो डेलिबरेटली मैंने गाड़ी थोड़ी तेज़ निकाली थी, एंड देयर फीडबैक वॉज कि यार हमें तो पता ही नहीं चला कि गड्ढों से गाड़ी कैसे निकल गई। तो ये कंपैरिजन जब हो जाता है, क्योंकि मैं मोस्टली पैसेंजर कार्स चलाता हूँ, तो ये डिफरेंस जब आपने 40-50 लाख लगाए होंगे तो यू डेफिनेटली गेट टू नो दैट। असली मज़ा आता है इसका हाईवेज़ पे। तो जैसे मैं हाईवे पे पड़ा हूँ, स्पीड कोई ज़्यादा नहीं है, 60 की है, इट जस्ट फील्स वेरी गुड। आई हैव टू से कि यू फील लाइक पुशिंग इट। जो इंजन का ग्राउल है, एनी डीजल लवर या आइस लवर, उसके लिए ये म्यूज़िक है बिल्कुल 2.0 TDI। और सस्पेंशन का जैसे मैंने आपको बोला थोड़ा हार्ड है, उसका फ़ायदा आपको मिलता है कर्व्स पे, जहाँ पे जो स्टेबिलिटी है या जो बॉडी रोल है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, और जो पीछे वाले पैसेंजर्स हैं वो ऐसे 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 नहीं करेंगे। और नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि जो जिनकी ये कार है वो जब कहते हैं कि मैंने 90,000 चला दी है 3-4 साल में, वो क्यों चला दी है, वो इतना घूमते फिरते हैं और उनको कोई थकावट भी महसूस नहीं होती। एंड नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि वाई इट इज़ दैट, बिकॉज जो सारी सीट्स में थाई सपोर्ट मिलती है वो ज़बरदस्त है। सीट्स की कंफर्ट एक्सीलेंट, लेदर सीट्स हैं, थोड़ी सी ऑन द फर्म साइड हैं, पुरानी हो चुकी हैं, बट लंबार्ड सपोर्ट या जो फर्मनेस है वो अभी भी वैसी की वैसी ही है जैसे नई गाड़ी है। और मैं इसलिए ये कह सकता हूँ क्योंकि न्यू कोडियाक मैंने जस्ट लास्ट ईयर ही चलाई थी एट नेटवर्क्स। AC की कूलिंग इज़ एक्सीलेंट, कैबिन बहुत जल्दी ठंडा होता है। मुझे इसका रीज़न लगता है 2.0 TDI, एंड उस पर भी रिसर्च ज़बरदस्त लगता है की गई है कि बड़ी कार है, पीछे भी AC वेंट्स नहीं प्रोवाइड किए गए हैं, पीछे का मतलब 3rd रो में, तो कैबिन जल्दी ठंडा हो जाता है। देयर वॉन्ट बी एनी इशू। थैंकफुली मैं इसको 1 हफ्ते से टेस्ट कर रहा हूँ, डेली ड्राइवर है मेरी। काफ़ी गर्मी अभी लुधियाना में पड़ रही है, 40+ जा चुका है टेम्परेचर, तो देयर इज़ नो इश्यूज़ व्हाटसोएवर इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। और जैसे ही मैं 70-80 पे गया था, स्टीयरिंग काफ़ी अच्छे से वेट अप जो है वो कर लेता है। और अभी देखिए सिर्फ मैं D में चला रहा हूँ, बट अगर आप एंथुसियास्ट ड्राइवर हैं, एक्सप्रेसवेज पे चलाते हैं या क्विक ओवर शिफ्टिंग आपको चाहिए, तो आपके पास स्पोर्ट्स मोड और मैनुअल मोड तो है ही। $120 इन नो टाइम, मज़ा आ गया। तो D मोड में विल सी के 100 तक कितनी जल्दी जाती है, ट्यून्ड TDI। ओके, राइट नाउ इट इज़ 23 एंड हियर वी गो। और फ्यूल एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं, तो जितनी देर भी मैंने गाड़ी चलाई है 13 के आसपास टोटल इसने मुझे फ्यूल एफिशिएंसी दी है। मुझे लगता है मैं 300-350 किलोमीटर के आसपास कार चला चुका हूं। और जब मैं नाभा गया था, मैं उस पर्टिकुलर ट्रिप को मैंने एक्सक्लूड कर दिया है, तब ओवरऑल जो फ्यूल एफिशिएंसी रिटर्न हुई थी वो 16 के आसपास हुई थी। एंड आई हैव टू से कि वो हाईवे इतना ज़बरदस्त नहीं बना हुआ। स्पीड जो एवरेज स्पीड थी मेरी वो 40 के आसपास निकली थी। तो आप ये मान के चलिए कि 18-19 की TDI 2.0 आराम से फ्यूल एफिशिएंसी दे देगा साफ हाईवेज पे। तो अभी रोलिंग में विल सी के 100 तक कैसे जाती है। ये भी 40 है, D3 में ही स्टक, एंड D3 में ही उसने 100 पे पहुंचा दिया है इन नो टाइम व्हाटसोएवर। एंड सिमिलरली 40 से ही मैनुअल मोड में मैं ट्राई करता हूँ। ये मैंने डाउन शिफ्ट किया, ये एक और डाउन शिफ्ट किया M2 में, M3 एंड 100 एंड जस्ट लुक एट द नोट। ये मैंने D में शिफ्ट कर दिया इसको। तो ये ट्यून्ड TDI, एज यू कैन सी इट हैज टर्न्ड टोटली इनटू अ बीस्ट। और जो पावर फिगर्स हैं ट्यून्ड वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। एंड अगर मैंने सडन ब्रेकिंग इसकी ट्राई करनी हो, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई द ब्रेक्स ऑन 100 एंड विल सी कि कैसा कंट्रोल है, कैसी ब्रेक बाइट है। ब्रेक बाइट से याद आया कि इसकी जो ब्रेकिंग है बहुत प्रिसाइज है, बहुत लीनियर है, जर्की नहीं है बिल्कुल भी। इतनी बड़ी कार है बट स्टिल द ब्रेकिंग इज़ ऑन पॉइंट। उसका रीज़न जो है अगेन 4 डिस्क ब्रेक्स जो आपको प्रॉपर कंट्रोल एंड
प्रिसीजन प्रोवाइड करती है ऑन हाईवेज एंड इन द सिटी यूज़। ट्यून के बाद इसका डी मोड ही ऐसे साउंड कर रहा है जैसे एस मोड है। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, मुनीश जी ना मुझे डीजल इंजन्स के साथ, मतलब मुझे कोई क्रेज़ नहीं था डीजल इंजन्स का, बट उनकी पसाट और अब ये कोडियाक के बाद ना डीजल इंजन से प्यार हो गया। और जिसकी भी ये कार है, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैं इस कार को लेके भागने वाला हूँ। आपकी कार आपको वापस नहीं मिलने वाली। सरप्राइजिंगली आई हैव टू से कि जैसे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, लुधियाना जैसे शहर में, चाहे इसका साइज़ लंबा है, 4700 mm के आसपास इसकी लेंथ है, 1880 के आसपास आई गेस इसकी विड्थ है, बट स्टिल मैं इसको एज अ डेली ड्राइवर यूज़ कर सकता हूँ। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस में, घुमार मंडी, घंटाघर, वैसी जगह पे तो मैं वैसे अपनी पोलो नहीं लेके जाता, तो इसको क्यों लेके जाऊँगा। रेगुलर सिटी यूज़ के लिए ये एज अ प्राइमरी कार मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज़ सीडैन चला के मुझे वो जो यू टर्न का मुद्दा रहता है वो मुझे आदत हो गई है कि कैसे हैंडल करनी है। और इसका 11.6 मीटर का टर्निंग रेडियस है, तो उस वजह से मैं इसको भी एज अ डेली ड्राइवर यूज़ कर सकता हूँ। और मुझे 5+2 की हाइब्रिड सीटिंग मिल जाती है, 270 लीटर्स जब आपने सीट्स इसकी खोली हुई हैं पीछे वाली, और 700 लीटर्स के ऊपर जब आपने सीट्स इसकी पीछे वाली थर्ड रो फोल्ड की हुई हैं। तो सच अ वैल्यू फॉर मनी कार। और यूज्ड भी अगर आपको ये कार मिल रही होगी विद रिकॉर्ड, आई डोंट थिंक यू शुड थिंक ट्वाइस। और सर्विस पैक्स इसके अवेलेबल हैं। सर्विस पैक्स इसके अगर आप लेते हो तो 2 ईयर्स का 39,000 के आसपास अभी कॉस्ट करता है। और अगर रेगुलर सर्विस भी आप करवाओगे तो जितने भी मेरे पास रिव्यूज़ आ चुके हैं, ट्विटर पे भी मैं डिस्कस करता रहता हूँ, तो 25,000 से लेके 30,000 तक इसकी रेगुलर सर्विस चली जाती है बाद वाले सालों में, जब आपकी वारंटी ख़त्म हो गई है। पहले 3-4 साल ये 20 के नीचे ही रहने वाली है। तो ऑनरशिप कॉस्ट भी जिस सेगमेंट में ये कार आती है, जिस लेवल की ये कार है, सेमी लग्जरी ऑडी Q7 का अल्टरनेट जैसे मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि वो देखिए 1 CR तक चली जाती हैं, 80+ चली जाती हैं, बट इसमें ऑलमोस्ट बहुत चीज़ों का ध्यान रखा गया है आपको उसी लेवल की कंफर्ट देने का, वही ड्राइव प्लेजर देने का। तो एक अगर आप कुछ पैसे बचा लेते हो, ऐसी कार लेते हो, तो सर्विस कॉस्ट अफोर्डेबल ही मैं बोलूँगा, साल में 20-25, बिकॉज 14-15 तो देखिए अभी रेगुलर कार्स जो हैं मिड साइज़ SUVs उनकी भी चली जाती है। तो इट रियली डिपेंड्स कि आप कैसे सोचते हो, कैसे आप चीज़ों में वैल्यू देखते हो। मैं अगर ऐसी कार रखी हुई है और 20-25,000 मेरा खर्चा अगर ये कराएगी, तो इट इज़ बेरेबल फॉर मी, क्योंकि सर्विस इंटरवल भी जो है वो 15,000 किलोमीटर है। दैट थिंग ऑल्सो शुड बी कंसिडर्ड। और इंजन ऑयल भी जो डलता है वो फुल सिंथेटिक डलता है इसमें। तो अभी जैसे मैं 80 पे हूँ, पीछे कोई नहीं है, प्रेशर ब्रेक नहीं मारूंगा, जस्ट नॉर्मल आई विल सी। ये देखिए, ऑल राइट, एंड हियर कम्स, सो एक्सीलेंट, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। एंड ऑल व्हील ड्राइव की देखिए मैं बात करना भूल गया कि जब मैंने नेटफ्लिक्स पे ये गाड़ी चलाई थी, तो इतनी अच्छी ये इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर आपके तीनों टायर फंसे हुए हैं या उसकी ट्रैक्शन लूज़ हो गई है, ट्रैक्शन नहीं है उसमें, ग्रिप अच्छी नहीं है 3 टायर्स में, तो 90% तक की पावर वो एक ही व्हील में आ जाएगी, ताकि आपकी कार अगर स्टक है तो निकल जाए उसमें से। 2 टायर पानी में हैं, 2 टायर अच्छी ग्रिप वाली जगह पे हैं, तो पानी वाले जगह पे जो टायर्स हैं उसमें से थोड़ी सी पावर लेके इधर प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आपकी कार बेहतर तरीके से निकल जाए। तो इस तरीके से इसका जो 4x4 है वो काम करता है, ऑटोमेटिक वे में काम करता है। ये कोई जिमनी या हाइलक्स जैसे नहीं है कि आप उसको मैनुअल मोड में डाल के 4x4 में इस्तेमाल कर सकें। वो सारा काम जो है, मोड्स डेफिनेटली आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट 4x4 वो सारी चीज़ें जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक, जब आप स्टक हैं तो वो सारा काम वो खुद करता है। यस, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड जैसी चीज़ें हैं इसमें। तो माइल्ड ऑफ रोडिंग, देखिए माइल्ड ऑफ रोडिंग एक ऐसा वर्ड है, सपोज़ कीजिए जिनकी ये कार है वो स्पीटी, काजा ऐसी जगह पे जाते रहते हैं, लेह लद्दाख जाते रहते हैं, तो कोई मुद्दा नहीं रहने वाला है आपको रियल टाइम ड्राइविंग कंडीशंस में। मैं हमेशा ये चीज़ सोचता हूँ कि जिस जगह से बस निकल सकती है, जिस जगह पे एटियोस जैसी कार्स मैंने देखा है, द मोस्ट अब्यूज्ड टैक्सी, इवन इनोवा, ठीक है वो लैडर फ्रेम है, वहाँ पे
अगर इनोवा जा सकती है, एटियोस जा सकती है, तो कोई भी कार जिसमें ऑल व्हील ड्राइव है, टिगुआन, कोडियक, वो भी डेफिनेटली जा सकती हैं। रियल टाइम कंडीशंस में फैमिली के साथ आप इस कार को कहीं भी लेके जा सकते हो। तो व्यूअर्स, आई होप आपको ये ड्राइव रिव्यू अच्छा लगा होगा। बिल्ड क्वालिटी एनालिसिस वाली वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, बहुत डिटेल्ड आपको अच्छी लगेगी वीडियो। वो वाली एक एक चीज़ के परतें मैंने खोलने की कोशिश की है। विजिट माई वेबसाइट wallclub.com। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू फॉर रिव्यूज़, कार सेल परचेज, फॉर कंसल्टेशन। Keep supporting, keep loving, keep giving your love on Twitter and Instagram also. Thank you so much.